ओम नमः शिवाय। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। विनीता को कॉलेज में पढ़ाते 15 दिन हो चुके थे। सभी बच्चों पर, खासकर समर पर भी असर हुआ था विनीता की बातों का। समर को आज भी घर लौटने में शाम हो चुकी थी और वो जब घर पहुंचा तो बिना किसी से बात किए और ना ही कुछ खाए सीधा अपने कमरे में चला गया। विनीता समर के बर्ताव को देखकर स्तब्ध रह गई कि उसने जो सोचा था समर ने तो वैसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो एकदम शांत और चुप है और उसके चेहरे से गुस्से की जगह अजीब सी उलझन दिखाई दे रही है। क्या आज भी वो खाना नहीं खाएगा? क्या मेरे लिए गए फैसले की वजह से मेरा बेटा हर रात भूखा ही सो जाएगा? क्या मैं अपने आत्मसम्मान के लिए अपने बेटे के भविष्य के साथ खेल रही हूँ? समर की मायूसी ने विनीता को एकदम से बेचैन कर दिया था। वो ना तो कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। फिर भी उसने आज समर की पसंद का ही डिनर बनाया कि शायद आज समर डिनर पर आए और अपनी पसंद का खाना देखकर शायद उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। ये सोचकर विनीता ने जल्दी ही समर की पसंद का खाना बनाया और डिनर के लिए उसका इंतजार करने लगी। आज का खाना थोड़ा खास था, जिसे देखकर तुरंत अनिकेत ने कहा कि क्या बात है, पति के पैसे दिल खोल के उड़ाए जा रहे हैं। विनीता कुछ कह पाती कि तभी हीरा देवी ने कहा कि अब बेटे की बात ना मानकर अपने मन का करेगी तो अपनी खुशी की पार्टी भी तो मनाएगी ही। विनीता जवाब तो अपने पति और सास दोनों को ही देना चाहती थी, पर आज उसका ध्यान सिर्फ अपने बेटे पर था। विनीता समर का इंतजार करती रही, पर समर आज भी खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। ये देखकर विनीता को बहुत तकलीफ हुई कि एक माँ अपनी संतान का पेट भरने के लिए दूसरों के घर के झूठे बर्तन तक भी धोती है, चोरी तक करती है कि उसकी संतान को भूख की पीड़ा ना सहना पड़े। और एक मैं अभागी माँ हूँ जो अपने बेटे को ही खाना खाने नहीं दे रही। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है एक माँ की। एक औरत हर परीक्षा को और हर दर्द को बर्दाश्त कर सकती है, पर एक माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। विनीता ने भी आज खाना नहीं खाया और जाकर कमरे में सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। विनीता अब अपने लिए हुए फैसले के बारे में सोचने लगी और सोचते सोचते कमजोर पड़ने लगी। और इसके साथ उसने एक फैसला भी ले लिया जिसे वो आने वाली सुबह में सबको बताने वाली थी। पर फिर भी आज की रात विनीता के लिए बहुत भारी थी, क्योंकि आज उसका बच्चा भूखा था। अगले दिन सभी ने नाश्ता किया, पर आज नाश्ते की टेबल पर समर नहीं था। समर को डाइनिंग टेबल पर ना देखकर अनिकेत ने समर को आवाज दी, जिस पर समर का कोई जवाब नहीं आया। विनीता का मन भी अब बहुत घबराने लगा। विनीता की नज़र समर के रूम की तरफ ही टिकी हुई थी, पर समर का अब भी कोई अता पता नहीं था। परेशान होकर अनिकेत ने समर के नंबर पर कॉल किया तो समर ने अनिकेत से कहा कि वो किसी जरूरी काम से घर से सुबह ही निकल आया था। घर में सब सो रहे थे उस वक्त, इसीलिए उसने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। समर से बात हो जाने के बाद अनिकेत की बेचैनी तो शांत हो गई, पर विनीता की बढ़ गई कि आखिर ऐसा क्या जरूरी काम होगा समर को, जो वो इतनी सुबह सुबह बिना किसी को बताए, बिना कुछ खाए ही निकल गया। आखिर समर के दिमाग में चल क्या रहा है? विनीता समर की चिंता में डूबी हुई थी और अपने लिए गए फैसले की उधेड़-बुन में लगी हुई थी। विनीता अपना काम खत्म करके समर के कॉलेज पहुंची और अपनी क्लास का इंतजार करने लगी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि समर अपनी क्लास में बैठकर अपने सारे लेक्चर अटेंड कर रहा होगा। उसके बाद भी वो बाहर हर लड़के में अपने समर को ढूंढती रही। विनीता एक पत्नी और एक बहू के किरदार में तो बहुत ही मजबूत थी, पर जब बात उसके ममत्व में आई तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी।
क्योंकि उसके बेटे की ये तकलीफ उससे अब देखी नहीं जा रही थी। समर के सारे लेक्चर खत्म हो गए और अब विनीता की क्लास का वक्त आ गया। आज विनीता को अपने बेटे समर के सामने बहुत अजीब लग रहा था। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अब दोबारा से अपने बेटे के सामने जाए, पर फिर भी अपनी सारी हिम्मत को जुटाकर विनीता क्लास के अंदर गई। विनीता ने जाते ही अपने सारे स्टूडेंट से कहा कि मैं आज आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, कि तभी बीच में समर ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा कि आपको जो कहना था वो आपने कल दिल खोलकर हम सबसे कह दिया। अब आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इनफैक्ट सारी क्लास के सामने आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसीलिए अब आप चुप होकर मेरी बात सुनिए। विनीता का दिल भर आया था कि समर की बातों को सुनकर कि शायद आज उसका बेटा भरी क्लास में अपनी माँ को नीचा दिखाना चाहता है। विनीता ने मन में सोचा कि जब ऐसी संतान ही मैंने पैदा की है तो अपनी सजा भुगतने को भी मैं तैयार हूँ। विनीता ने मन में सोचा कि जब ऐसी संतान ही मैंने पैदा की है तो अब मैं अपनी सजा भुगतने को भी तैयार हूँ। और फिर विनीता ने अपनी आंखें बंद कर ली और समर के कहने का इंतजार करने लगी। पर अचानक से ही विनीता के कानों में समर की आवाज में महामृत्युंजय मंत्र सुनाई देने लगा। विनीता ने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा तो समर सच में महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहा था, और वो भी अपनी आंखें बंद करके उस मंत्र पर अपना ध्यान लगाकर। ये देखकर विनीता की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए और आज पहली बार विनीता को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। समर को भी पूरी क्लास को गलत साबित करके बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो सभी की बातों को सुन रहा था। जब वो सभी समर के बारे में बोल रहे थे कि वो ये मंत्र नहीं पढ़ पाएगा, पर समर ने आखिरकार ये काम करके ही दिखा दिया था। पूरी क्लास के बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे। जिस लड़के को हिंदी ढंग से बोलने में नहीं आती, वो संस्कृत को इतने अच्छे से कैसे पढ़ सकता है। मंत्र का उच्चारण जैसे ही खत्म हुआ तो समर ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले अपनी माँ की तरफ देखा। विनीता की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट देखकर समर को ये बात समझते देर नहीं हुई कि उसकी माँ को उस पर आज पहली बार गर्व महसूस हुआ है। आप सबके मन में कोई सवाल आए उससे पहले ही मैं उन सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूँ कि आखिर मैंने आज ये महामृत्युंजय मंत्र क्यों सुनाया। मैं आप सबसे ये बात साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हमारी मैम विनीता जी जिस दिन से हमें पढ़ाने के लिए आई है, तब से मैं इन्हें नापसंद करता रहा हूँ। पर कल जब इन्होंने ये कहा कि हम खुद को दूसरों की तरह ना बनाकर बल्कि उन्हें अपनी तरह बनाने के लिए उन पर दबाव बनाती है, तो उन पर क्या बीतती है ये सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हैं। और जब मैंने कल महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो मैंने पूरा दिन और पूरी रात लगा दी, पर यह मंत्र मुझे आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं इस मंत्र को अपनी जीत के लिए सीखना चाहता था। पर जब मैंने आज इस मंत्र को अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए पढ़ा, तो मुझे धीरे धीरे ये मंत्र बोलते भी बना और याद भी हो गया। तब मुझे हमारी मैम विनीता जी की बात समझ में आई कि कोई भी काम अच्छा या बुरा तब होता है जब उसके पीछे की वजह सही और गलत होती है। और यही गलती मैंने अपनी माँ के साथ की। अपनी गलत भावना के साथ मैंने अपनी माँ की भावना को नहीं समझा, बल्कि उन्हें हर वक्त उनकी कमी के लिए बातें सुनाता रहा और उन्हें इंग्लिश बोलने के लिए बोलता रहा। और उनकी कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं बोल पाई तो मैंने उनकी इस कोशिश का मजाक उड़ाया। पर जब कल मुझे इनकी भाषा बोलने का मौका मिला तो मैं खुद दिन रात की कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं बोल पाया, जबकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और एक स्टूडेंट के लिए हर किताब और हर लिखी बात पढ़ने के लिए होती है। पर यह मंत्र मुझे ना समझ आया और ना बोलते बना, और इसे याद करना तो बहुत दूर की बात है। तब मुझे ये बात समझ आई कि जब तक कोई चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है
तो हम उसे बोलना तो दूर सीख भी कैसे सकते हैं। और यही कारण मेरे साथ हुआ जब मैंने इस मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इस मंत्र को समझा तब जाकर इसे सीख पाया और आज यहाँ आप सबके सामने सुना पाया। काश ये बात मुझे पहले समझ आ जाती तो मैं अपनी माँ के साथ वो नहीं करता जो आज करता आया, आज तक करता आया। इसीलिए आज तक मैंने सबके सामने जिस माँ का मजाक और उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। विनीता मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। समर को अपनी मैम से माफ़ी मांगते हुए देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो गए कि ये अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता है तो फिर ये अपनी मैम से क्यों माफ़ी मांग रहा है। समर ने जब सबकी हैरानी देखी तो उसने तुरंत सबसे कहा कि मैं आपकी हैरानी के पीछे का कारण जानता हूँ, इसीलिए मुझे आज सबको बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि आप सबकी विनीता मैम ही मेरी माँ है, जिनका मैंने हर वक्त अपमान और मजाक उड़ाया है। और आज इसीलिए मैं सबके सामने अपनी माँ से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। माँ, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर देगी, जैसे बचपन में कर देती थी, प्यार के 2 थप्पड़ मारकर। ये सुनकर विनीता भागकर समर के पास आई और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और उसके माथे को चूमने लगी। माँ की ये ममता देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चों की आंखें नम हो गई और वो खुशी से ताली बजाने लगे और अब विनीता के साथ साथ समर की भी तारीफ करने लगे। ये देखकर आज विनीता के मन को बड़ी शांति मिली और एक पल को जब वो बहुत हताश और अपने लक्ष्य के लिए कमजोर हो गई थी, उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी, वो अब एक बार फिर नए जोश के साथ लौट चुकी थी। और अब विनीता पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि पहले वो अकेली थी और अब उसके साथ उसका बेटा था। विनीता ने अपनी आज की एक क्लास यहीं ख़त्म कर दी और सबको घर जाने के लिए कह दिया। समर ने विनीता को अपने साथ चलने के लिए कहा तो विनीता ने उससे कहा कि तू बाहर चल, मैं अभी प्रिंसिपल से कुछ बात करके आती हूँ। विनीता प्रिंसिपल सर के पास ऑफिस गई। विनीता को ऐसे क्लास के वक्त अपने सामने देखकर प्रिंसिपल सर बहुत घबरा गए कि कहीं समर ने तो कोई गलत हरकत तो नहीं कर दी। सर, मैं अब आपके कॉलेज में और नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस मकसद से आई थी वो मकसद पूरा हो चुका है। तो अब ना तो मुझे इस कॉलेज की और ना ही इस कॉलेज को मेरी ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी बहुत मदद की और मेरे बेटे को सही रास्ते पे लाने में बहुत मदद की। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज जिस खुशी की मैं हकदार बनी हूँ वो मुझे कभी नसीब नहीं होती। प्रिंसिपल ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आपने ऐसे अचानक से कॉलेज छोड़ देने का फैसला क्यों लिया। मैं अपना ये फैसला तो कल ही ले चुकी थी, पर कल मेरे फैसले लेने की वजह कुछ और थी। पहले मैं ये फैसला अपनी ममता के आगे हार कर लेने वाली थी और आज मेरे भगवान ने मुझे मेरी इस ममता से हारने नहीं दिया बल्कि जिता दिया। इसीलिए अब मैं ये फैसला बहुत ही खुशी खुशी ले रही हूँ और अब आपकी आज्ञा से यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने भी विनीता को जाने की इजाज़त दे दी और अब विनीता अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आई। विनीता और समर को एक साथ वो भी इतने खुशी खुशी देखकर हीरा देवी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे। आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे उगाया। जो लड़का अपनी माँ को एक आंख पसंद नहीं करता था वो आज अपनी माँ के साथ वो भी हंसते खिलखिलाते हुए घर आ रहा है। पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कहीं इस कम पढ़ी लिखी बहू ने कोई जादू टोना तो नहीं करा दिया अपने बेटे पर। वैसे जब मेरे बेटे पर नहीं करा पाई तो अपने बेटे पर क्या ही करवाएगी। पर पता तो करना ही होगा कि आखिर ये उल्टी गंगा बह कहाँ से रही है। हीरा देवी अपनी झूठी हमदर्दी के साथ समर के पास गई और उससे कहा कि क्या हुआ बेटा, आज तेरी आंख कमजोर हो गई क्या, जो अपनी माँ को अपने गले से लगा कर रखा है। विनीता को ये सुनकर अपनी सास पर बड़ा गुस्सा आया और उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए कहा
तो समर ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोक दिया और आज पहली बार अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहा कि नहीं दादी, आँख तो आज मेरी खुली है और इसीलिए मैं अपनी माँ के पास साथ खड़ा हूँ। समर का जवाब सुनकर हीरा देवी को बहुत बड़ा झटका लगा और उसने कहा कि तेरी माँ ने ऐसी कौन सी घुट्टी घोल कर तुझे पिला दी जो बचपन में पिलाना भूल गई थी, जिससे तू भरी जवानी में अपनी माँ का भक्त बना फिर रहा है। अब मेरी माँ की भी ना आदत बड़ी खराब है दादी, आपके कमरे में बड़ी ताक झांक करती रहती है सफाई के बहाने, और तभी मेरी माँ को आपकी वाली घुट्टी मिल गई जो आपने मेरे पापा को अपने पेट से ही उन्हें पिलाई थी और जिसकी वजह से वो पैदा होते ही आपके भक्त हो गए थे। समर को अपनी माँ के पक्ष में ऐसे जवाब देते सुनकर हीरा देवी की बोलती बंद हो गई। विनीता की आंखें भर आई। जिस बात की विनीता ने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं थी, आज वही सच हो गई थी और अभी भी विनीता के लिए ये सच एक सपने जितना ही था। तूने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, तू जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बना देती हूँ। समर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि खाना तो आपने भी कई दिनों से नहीं खाया है, तो आज आप आराम से बैठिए और मैं आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ, वो भी अपनी पसंद का। विनीता अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर स्तब्ध रह गई कि वो अपने बेटे के जिस प्यार के लिए बचपन से तरस रही थी, आज इतने सालों के बाद ही सही पर उसे नसीब तो हुआ, और आज विनीता से ज़्यादा शायद ही कोई और इस दुनिया में खुश हुआ होगा। विनीता चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और समर जल्दी अपने कमरे में जाकर बैग रखकर तुरंत नीचे भागकर आया और किचन में घुस गया। अब समर को खाना बनाना तो नहीं आता था, पर फिर भी उसने तुरंत अपनी माँ के लिए मैगी बनाना शुरू कर दिया, वो भी पानी में सिर्फ उबालकर। पर वो बड़ी ही लगन के साथ अपनी माँ के लिए मैगी बना रहा था और उसकी ये लगन और प्यार देखकर विनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद समर ने तुरंत मैगी को 2 प्लेट में लाया और एक अपनी दादी को, दूसरी अपनी माँ के सामने रख दिया। और तू मैगी नहीं खाएगा? खाऊंगा ना, पर आपके साथ, आपसे अलग नहीं। ये सुनकर विनीता की आंखों से अब आंसू ना रुके और वो बहुत तेजी के साथ बहने लगे। ये देखकर समर ने अपनी माँ की आंखों से आंसू पोंछे और कहा कि माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको जितने कष्ट और दर्द दिए हैं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि अब आपको मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि ये मैगी भी खाने में आपके खाने की तरह टेस्टी और अच्छी नहीं है, पर मैं अपनी नॉर्मल सी मैगी को भी अपने प्यार से बहुत टेस्टी बना दूँगा। अब रोना भी बंद करो माँ, और चलो मैगी खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। विनीता ने भी अब अपना रोना धोना बंद किया और समर के साथ जैसे ही मैगी खाने लगी, वैसे ही दोनों को एक आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने उस तरफ देखा तो हीरा देवी फोक के साथ मैगी से युद्ध करने में लगी थी। ये देखकर विनीता और समर जोर से हंसे और फिर दोनों ने अपना अपना चम्मच साइड में रखा और दोनों ही अपने अपने हाथ से मैगी खाने लगे। अपने भाई और माँ को एक साथ ऐसे मैगी खाता देखकर पाखी को भी झटका लगा और वो भागकर तुरंत अपनी दादी के पास गई। पाखी ने अपनी दादी से इसके पीछे की वजह पूछी तो हीरा देवी को एक और मौका मिल गया विनीता को नीचा दिखाने का, और उन्होंने अब पाखी के कान भर दिए और कहा कि तेरी माँ ने तेरे भाई के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, तभी तेरा भाई तेरी माँ के लिए पागल हो गया है, वरना तू ही बता, आज तक तेरे भाई ने कभी ऐसा कुछ किया है? अब क्या होगा दादी? अब क्या धीरे धीरे तेरी माँ अब तुझे भी अपने वश में कर लेगी, करने की कोशिश करेगी, और फिर तू भी अपने भाई की तरह अपनी माँ की भक्त हो जाएगी। फिर इस कम पढ़ी लिखी गवार के साथ रहकर तू भी गवार हो जाएगी
और जैसे मैं आज तेरी माँ को अपनी कम पढ़ी लिखी बहू कहती हूँ, वैसे कल को तेरी जब शादी हो जाएगी तब तेरी सास भी तुझे कम पढ़ी लिखी बहू कहकर बुलाएगी। पाखी हीरा देवी की बात सुनकर बहुत घबरा गई और उसने कहा कि नहीं, मैं कभी भी मम्मी की तरह नहीं, कम पढ़ी लिखी गवार नहीं हो सकती। भाई का दिमाग खराब हो गया है, पर मेरा नहीं और ना कभी होगा। मैं कभी भी इस कम पढ़ी लिखी को अपनी माँ नहीं मानूंगी और अपने पढ़े लिखे पापा की ही बेटी कहलाऊंगी। मैं अभी जाकर समर भैया से बात करती हूँ कि वो ये सब नाटक आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा उन्हें। पाखी गुस्से से आग बबूला होकर समर और विनीता के पास गई। इधर पाखी के कान भर के हीरा देवी का खाना पच गया। पाखी ने अपने भाई समर से कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है, जो आप इनके साथ वो भी ऐसे उंगलियों से मैगी खा रहे हैं। आखिर आपको हो क्या गया है? आप इनके साथ रहकर इनकी जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? समर पाखी की परेशानी अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि वो भी उसी परेशानी से गुजरा था। इसीलिए उसे पाखी की बात पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था कि ये भी मेरी तरह झूठी माया के जाल में फंसी हुई है और अपनी माँ के प्यार को समझ ही नहीं पा रही है। पाखी, जैसा तू सोच रही है वैसी नहीं है हमारी माँ। जरा हमारे साथ तू भी इस पल को जी कर तो देख, बड़ा मजा आएगा। उंगली से खाने से जैसे एक स्वाद ही आ गया हो इसमें। फिर मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, पर तेरा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे बस यही समझाऊंगा कि जो गलती मैंने की, जो अपराध मुझसे हुआ है, वो तू मत कर और अपनी माँ को दिल से अपना ले। विनीता अपनी आंखों में आंसू की धारा लेकर अपनी बाहों को फैलाए हुए पाखी को अपनी तरफ बुलाने लगी। दादी ठीक ही कह रही थी कि मम्मी ने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, वरना आप और ऐसे मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं कभी भी इन्हें माफ़ नहीं करूँगी और ना ही इनकी बातों में आऊँगी। मुझे इनकी तरह एक कम पढ़ी लिखी बहू बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी है, बल्कि मुझे पढ़ी लिखी बहू बनना है। इतना कहकर पाखी वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। पाखी की बातों से विनीता का दिल छलनी हो गया था और आंखें आंसू के सैलाब में डूब चुकी थी। विनीता को जहाँ एक तरफ अपने बेटे का प्यार पा लेने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी पाखी की नफरत से दुख। समर को भी अब पाखी की बातें सुनकर अपनी माँ के लिए तकलीफ हो रही थी और वो मन ही मन सोच रहा था कि पाखी तो फिर भी बच्ची है, उसकी गलती और बातों को छोटी समझकर भुलाया भी जा सकता है, पर मैंने जो अपनी माँ के साथ किया उससे माँ को न जाने कितनी तकलीफ और दर्द हुआ होगा। सच में इस दुनिया में अगर कोई सबसे महान है तो वो सिर्फ एक माँ होती है, जो अपने बच्चों से अपना अपमान सहकर भी अपने बच्चों पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहती है। समर ने विनीता की आंखों में आंसू देखे और उन्हें पोंछने के लिए अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने जैसे मुझे सही रास्ता दिखाया, वैसे ही आप पाखी को भी क्यों सही रास्ते पर लेकर नहीं आती है। आखिर आप माँ है, आप कुछ भी कर सकती हैं। हाँ बेटा, मैं एक माँ हूँ और माँ को अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार से बचाए रखने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। मैं जरूर पाखी को भी सही रास्ते पर लेकर आऊँगी। अगर माँ आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं, जब से तूने बोलना सीखा तो सिर्फ अपने पापा से ही तूने बात की है, मुझसे तू दूर दूर ही रहता था। इसीलिए तू आज जी खोलकर मुझसे बात कर, जो मन आए वो। माँ, हम तो फिर भी बच्चे हैं और हमारी अज्ञानता की वजह से हमसे गलती हो गई, पर दादी तो इस घर में सबसे बड़ी और समझदार है, फिर वो आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? जबकि मैंने बचपन से ही आपको उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते और देखभाल करते देखा है, पर बदले में दादी ने हमेशा ही आपको ताना और हमारे कान भरे हैं। तो दादी को ऐसा करके क्या मिलेगा? और दादी ने हमेशा ही पापा को भी आपके खिलाफ भड़काया,
तो वो अपने ही बेटे और बहू के साथ ऐसा क्यों करेगी? क्या आप उनकी पसंद की बहू नहीं है? और अगर कम पढ़ी लिखी होना आपकी कमी है, तो फिर दादी तो अनपढ़ ही है। तब तो उन्हें आपकी परिस्थिति को समझना चाहिए ना, कि आपका मजाक उड़ाना चाहिए। एक सास आखिर अपनी ही बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि एक बेटा जिसे उसकी माँ ने जन्म दिया, वो सिर्फ घर में पैसा कमा के लाता है, पर एक बहू पराए घर की होकर भी अपनी सास की सेवा में ना सिर्फ अपने दिन रात बल्कि अपनी आधी जिंदगी गुजार देती है। तब भी वो सास अपनी बहू बेटी तो दूर, दिल से अपनी बहू भी स्वीकार नहीं करती है। आखिर ऐसा एक बहू के साथ ही क्यों होता है, जबकि ऐसा करने वाली एक सास भी पहले खुद बहू होकर ऐसी यातनाओं से गुजरती है। मैंने आपको हमेशा ही ये बोलते हुए सुना है कि कोई इंसान जिस दर्द से गुजरता है, तो वो कभी दूसरे को वो दर्द या तकलीफ देने के बारे में सोचता तक नहीं। फिर हर सास अपने साथ हुई तकलीफ को अपनी बहू तक ले जाने की परंपरा क्यों निभाती है? अपने बेटे के मुंह से इतनी गहरी बातों को सुनकर विनीता का दिल भर आया और वो चुपचाप बस खड़े होकर समर की बातों को सुनती रही। माँ बताइए ना, आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरी दादी मुझे इसीलिए नहीं करती है कि मुझ में कोई कमी है, बल्कि वो इस बात से डरती है कि मेरी खूबियाँ कहीं उनके बेटे को उनसे छीन ना ले। उनका बेटा आपका पति भी तो है, यही तो फर्क है बेटा। एक माँ के सास बनने तक के सफर में जब तक बेटा कुंवारा होता है, तब माँ को उसकी शादी करा के उसको दूल्हा बनाने की जल्दी होती है, और जब वही बेटा शादी करके एक पति बन जाता है, तब इन्हीं माँ को अपना बेटा सिर्फ अपना बेटा ही अच्छा लगता है और अपनी बहू का पति बनता नहीं देख सकती, जबकि वह खुद अपनी सास के पति को अपना गुलाम बनाने की हर कामयाब कोशिश में रहती है। उन्हें अपने घर की बहू लाने की खुशी नहीं होती, उन्हें तो बस अपने बेटे की दूल्हा बनते देखने की जल्दी होती है। इसीलिए वो बस अपने बेटे की शादी करती हैं। और जैसा कि हर सास के मन में ये डर रहता है अपने बेटे की शादी के बाद कि उसका बेटा शादी के बाद अपनी पत्नी का गुलाम ना बन जाए, इसीलिए वो अपने बेटे और बहू के बीच एक दीवार बनकर खड़ी रहती है और उनके दिमाग में ये ख्याल आता भी है। इसीलिए है क्योंकि वो खुद एक बहू से सास बनने के इस सफर में अपनी सास के बेटे को अपना गुलाम बना लेती है, तो उन्हें लगता है कि उनकी बहू भी कहीं ऐसा ना करे। इसीलिए वो अपने बेटे और बहू के बीच कभी दूरी कम होने नहीं देती। और बस इसी वजह से तेरी दादी मेरे साथ ऐसा करती आ रही है, पर अब नहीं करेगी। वो कैसे माँ? क्योंकि अब मैं ऐसा करने नहीं दूंगी उन्हें। उनका अत्याचार अब बस बहुत हुआ। अब मैं उनकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। आप करेगी क्या माँ? बस तू देखता जा तेरी माँ क्या करती है। पर उसके पहले अपनी इस पाखी का इलाज करना है मुझे। अब ये तो मुझे नहीं पता माँ कि आप क्या करने वाली हो, पर आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ, और जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ आपके लिए एक पैर पर खड़ा रहूँगा। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए और तेरी शादी उससे हो जिसे तू अपना दिल दे बैठे। समर ने तुरंत अपनी माँ से कहा कि क्या माँ आप भी ऐसा करेगी अपनी बहू के साथ? नहीं बेटा, जरूरी नहीं। जो मेरी सास ने मेरे साथ किया मैं भी वो अपनी बहू के साथ करूं, और हम सास बहू के रिश्ते में कोई खटास ना आए। इसीलिए मैं अपनी बहू को और तेरी पत्नी को तेरे साथ ही रहने के लिए कहूँगी, जिससे उसकी जवानी के पल मेरी तरह चूल्हे की रोटी बनाने और घर के काम में ना निकले। इसीलिए वो अपनी जिंदगी स्वतंत्र होकर जिए, और अगर मेरे संस्कार मेरे बेटे में होंगे तो वो खुद अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करेगा, ना कि अपनी पत्नी को अपने हिस्से के भी फर्ज निभाने के लिए मजबूर करेगा। समर अपनी माँ की हर तकलीफ को समझ पा रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि एक बेटे की कमी को तो वो पूरा कर ही सकता था, पर एक पति के प्यार की कमी को सिर्फ एक पति ही पूरा कर सकता था।
विनीता की एक जिम्मेदारी अब खत्म हो चुकी थी। अब दूसरी पहले से ही तैयार बैठी थी। विनीता को अब अपना बेटा मिल चुका था और साथ ही उसने हिंदी भाषा के महत्व के साथ साथ अपने देश की संस्कृति का भी महत्व समझ लिया था। अब विनीता को अपनी बेटी पाखी के लिए कुछ सोचना था। वो तुरंत मेघा के घर गई। पाखी की क्लासमेट, बेटा तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और वो भी कल से। हाँ आंटी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बताओ मुझे क्या करना है। बेटा मुझे मुझे तो पहले ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल में क्या कोई फंक्शन होने वाला है। हाँ आंटी, हमारे यहाँ हर 6 महीने में एक प्रोग्राम होता है, वो भी डांस से जुड़ा। और उसमें जो विनर होता है फिर उसका नाम डांस से जुड़े आने वाले प्रोग्रामों में भेजा जाता है और उसकी कला को प्रोत्साहित किया जाता है। ये तो बहुत अच्छा है, पर पाखी ने तो कभी भी इस प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये प्रोग्राम हमेशा पेरेंट्स और बच्चों के बीच होता है। और एक बार जब मैंने पाखी से पूछा तो उसने बताया कि उसके पापा के पास वक्त नहीं है कि वो उसके साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके, और मम्मी तो कम पढ़ी लिखी गंवार है ही, वो भला डांस के बारे में क्या जानेगी। तभी मेघा की माँ ने मेघा को टोका और मेघा को एकदम से याद आया कि वो बातों ही बातों में विनीता को हर्ट कर चुकी है। उसने तुरंत ही विनीता से माफी मांगी और कहा, आंटी वो गलती से मेरे मुंह से पाखी के बोले वर्ड्स निकल गए, वरना मैं आपके बारे में तो क्या कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको ठेस पहुँचाने का नहीं था। विनीता ने मेघा के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि अरे नहीं बेटा, मुझे इंसान की नीयत का अंदाजा है कि किससे अनजाने में गलती हुई है और कौन जान के गलती करता है। अगर तुम सच में ऐसी होती तो क्या मैं कभी तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आती। इसीलिए तुम माफी मत मांगो, जो हुआ वो अनजाने में हुआ। पर तुम मुझे ये बताओ बेटा कि क्या तुम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हो। हाँ आंटी, मुझे क्लासिक डांस पसंद है, पर मेरी मम्मी को ये डांस आता ही नहीं, वो तो बस बॉलीवुड के डांस ही जानती है, इसीलिए मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फिर समझो हो गया तुम्हारा काम। अब रेडी हो जाओ, इस बार तुम पार्टिसिपेट के लिए। मेघा ने बड़ी हैरानी से विनीता की तरफ देखकर कहा कि आप सच कह रही हैं आंटी, पर मेरे साथ क्लासिक डांस करेगा कौन। मैं और कौन। मेघा और उसकी माँ दोनों ही बड़े आश्चर्य से विनीता की तरफ देखने लगी। विनीता दोनों के चेहरे के भाव देखकर समझ गई कि दोनों को ही विनीता की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। तभी विनीता ने मेघा को कहा कि तुम कोई भी क्लासिक गाना लगाओ और फिर देखो मेरा कमाल। मेघा ने तुरंत एक गाना लगाया और विनीता ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। विनीता का डांस देखकर अब मेघा और उसकी माँ को यकीन हो गया और साथ ही उसके मुंह भी खुले के खुले रह गए। विनीता का डांस खत्म होते ही मेघा की माँ ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा डांस करती है, फिर आपने कभी कुछ ट्राई क्यों नहीं किया, और आपने ये डांस सीखा कहाँ से। मुझे पता है आजकल के लोग किताब का कवर देखकर उसे जज कर लेते हैं कि वो पढ़ने लायक है या नहीं, और यही मेरे साथ भी है। मुझे देखकर हर कोई ये मुझे कम पढ़ी लिखी और गंवार समझ लेता है, पर मुझे खोलकर कोई पढ़ना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि मुझे इतना अच्छा डांस आते हुए भी मेरे घर में इसकी किसी को कदर नहीं है, क्योंकि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है और कभी किसी ने पता करने का सोचा भी नहीं। और रही बात की मैंने इसे कहाँ से सीखा, तो मेरी शादी होने से पहले मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को डांस सिखाया करती थी, क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मुझे भी घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था, और मुझे ये डांस मेरी बुआ ने सिखाया था, और आज उनका सिखाया ये डांस मेरे बहुत काम आ रहा है। उन्होंने जब मुझे ये डांस सिखाया था
तब मैंने इसे सीखने के लिए ना बोल दिया था, पर उन्होंने फिर भी मुझे ज़बरदस्ती ये डांस सिखाया था। तब मुझे लगता था कि आखिर ये डांस मेरे किस काम का है। पर आज जब ये डांस ही मेरी बच्ची को सही रास्ते पर लेकर आएगा, तब मुझे समझ आया कि आखिर क्यों मुझे ये डांस सीखना ज़रूरी है। और ये बात भी कि ज़िंदगी में कब क्या होने वाला है, ये हमें पता नहीं होता है। ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि कब किसकी ज़रूरत किसे पड़ने वाली है। इसीलिए वो पहले से ही इंसान को अपनी परीक्षा के लिए तैयार करता रहता है। पर आंटी, मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, बस आज जाकर तुम पाखी से कहना कि तुम इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हो, और वो भी मेरे साथ। और मेरे साथ तुम ये प्रोग्राम में विनर बनकर रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे मुंह से मेरी खुद की तारीफ सुनकर आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, पर मैं सच में अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसीलिए कर रही हूँ कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा बोलोगी तो पाखी को ये बात पसंद नहीं आएगी, और वो मुझे हराने के लिए ज़रूर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगी, और फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर पाखी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगी तो उसका पार्टनर कौन होगा? क्योंकि आप तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करने वाली हो, फिर वो किसके साथ करेगी? विनीता ने मेघा की माँ की तरफ देखते हुए कहा। सपना जी, दोनों माँ बेटी ये सुनकर हैरान रह गए। सपना ने तुरंत कहा कि मुझे बॉलीवुड डांस आता है, पर इतना भी नहीं कि मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकूं। अगर पाखी ने मेरा डांस देखा तो वो मुझे अपना पार्टनर नहीं बनाएगी, और फिर ऐसे स्कूल में डांस करना मुझसे नहीं हो पाएगा। विनीता जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर आप किसी और को देख लीजिए। इसके लिए आप मुझ पर यकीन रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ जिससे आपकी किसी के भी सामने इंसल्ट हो या फिर आपका मजाक बने। क्योंकि ये तकलीफ मैंने सही है तो उसका दर्द मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मैं ये दर्द आपको कभी नहीं होने दूंगी। आप लोग वैसा कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। सपना जी और मेघा विनीता की बात सुनकर विनीता की मदद करने के लिए तैयार हो गए। आज मेघा स्कूल गई और जैसा विनीता ने उससे कहने को कहा था, मेघा ने वैसे ही पाखी से स्कूल में होने वाले प्रोग्राम की बात कही। पाखी मेघा की बात सुनकर एकदम हैरान हो गई और उसने कहा कि तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही है? मेरी माँ, वो भी क्लासिक डांस? पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें तो क्लासिक डांस का मतलब नहीं पता होगा, फिर वो नाचेगी क्या? मेघा ने बड़े ही ताव से कहा कि वो सब मुझे नहीं पता, पर इस स्कूल में उनके टक्कर का कोई नहीं, इसीलिए विनर तो हम ही बनेंगे। पाखी मेघा की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और उसने मेघा से कहा कि यार, तू जानती है कि मैं अपनी मम्मी को कितना नापसंद करती हूँ, उसके बाद भी तू उनके साथ ही डांस करना चाहती है। बस यही दोस्ती है तेरी मेरे लिए। मेघा भी कमज़ोर खिलाड़ी नहीं थी। वो समझ गई कि पाखी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो उसकी मम्मी के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा ना ले। इसीलिए मेघा ने पाखी की चाल को उसी पर डालते हुए कहा कि यार, तू बता कि तू मेरी सच्ची दोस्त है या नहीं? तुझे तो पता है कि मैं कब से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, पर मेरी मम्मी को बॉलीवुड डांस आता है, जिसकी वजह से मैंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। पर आज मुझको मौका मिला है तो तुझे उससे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं तेरी खुशी के लिए इस बार भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, तब तो मुझे मेरे सच्चे दोस्त होने का प्रूफ मिल जाएगा। पर एक बात बता दूँ मुझे कि मैं अपनी दोस्ती को प्रूव करने के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे सकता हूँ, पर क्या तू मेरे लिए अपनी नफरत को साइड में नहीं रख सकती तब तक के लिए, जब तक ये प्रोग्राम नहीं हो जाता? मेघा की बात सुनकर अब पाखी को भी लगा
कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही स्वार्थी हो रही थी। और फिर पाखी ने भी सोचा कि अगर मैंने आज मेघा की बात नहीं मानी तो वो कहीं मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे। इसीलिए पाखी ने तुरंत मेघा से कहा कि मुझे अपनी मम्मी की नफरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तेरी मेरी दोस्ती है। इसीलिए जब तक ये प्रोग्राम नहीं हो जाता है तब तक मैं अपनी मम्मी को बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन सिर्फ तेरी खुशी के लिए। मेघा का एक प्लान तो सक्सेस हो गया था। अब बस बचा था तो पाखी को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाने का। वैसे चाहे तो तू अपनी माँ को भी इस प्रोग्राम में हरा कर उनको अच्छा सबक सिखा सकती है, पर मेरी मम्मी के साथ तो तू भी हार जाएगी। यार मुझे हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पार्टिसिपेट करना है। पाखी ने मन में सोचा कि वैसे मेघा की बात में दम तो है कि अगर मैंने अपनी मम्मी को हरा दिया इस प्रोग्राम में तो उनकी अच्छी इंसल्ट हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगी। फिर मम्मी की अकड़ मेरे सामने तो चल नहीं पाएगी। मैं पार्टिसिपेट तो कर लूँ, पर मैं डांस किसके साथ करूँगी? क्या तुझे डांस आता है? डांस आता है? अरे मेरे सामने तो बॉलीवुड की एक्टर्स भी फेल है। तुझे बॉलीवुड डांस आता है? हाँ, और वो भी बहुत अच्छे से। तो फिर तेरा काम समझ बन गया। वो कैसे? मेरी मम्मी है ना, उन्हें बॉलीवुड डांस आता है, पर तुझे थोड़ी उन पर मेहनत करनी होगी बस। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या हमारी प्रिंसिपल इसके लिए मानेगी कि हम मम्मी एक्सचेंज करके डांस करने वाले हैं? हाँ, मैं अभी प्रिंसिपल मैम से बात करके आ रही हूँ। उनसे मैंने जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उन्होंने इसकी परमिशन ना सिर्फ मुझे बल्कि दूसरे बच्चों को भी दे दी जिनके साथ अपने अपने पार्टनर की प्रॉब्लम थी। तब फिर ठीक है, जल्दी चलकर हम भी अपना नाम लिखवा लेते हैं और इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। मेघा की समझदारी से विनीता के 2 काम तो पूरे हो गए थे। अब बस बचा था तो आगे की योजना, जो विनीता अपने घर पर बैठे बैठे सोच रही थी। विनीता को मेघा पर पूरा भरोसा था, पर अभी भी उसे बड़ी चिंता हो रही थी कि सब कुछ ठीक हो। विनीता बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब पाखी स्कूल से लौटकर घर आए। पाखी को आज घर आने में थोड़ी देर हो गई और अब विनीता की चिंता भी बढ़ने लगी। पाखी के घर आते ही विनीता ने उससे पूछ लिया कि तुम्हें आज इतनी देर कैसे हो गई। पाखी वैसे तो विनीता से बात करना भी पसंद नहीं करती थी, पर आज पाखी बहुत खुश थी क्योंकि उसे विनीता की अकड़ से छुटकारा पाने का रास्ता मिल गया था। इसीलिए उसने डायरेक्टली तो नहीं, पर अपनी दादी को जवाब देते हुए कहा कि आज मुझे देर इसीलिए हो गई क्योंकि आज मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही थी। हीरा देवी ने मन में सोचा कि तू ज़रूरी काम कर या ना कर, मेरी बला से मुझे क्या लेना देना। पर हीरा देवी के पास झूठा दिखावा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उन्होंने नाटक करते हुए कहा कि कौन सा ज़रूरी काम था बेटा? दादी आपको पता है मैं अपने स्कूल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और वो भी बॉलीवुड डांस करूँगी, जिसे आज की दुनिया देखना और सुनना पसंद करती है। और आप देखिएगा दादी कि इस प्रोग्राम की विनर भी मैं ही बनने वाली हूँ, बाकी सब तो अपना मुंह ताकते रह जाएंगे। हीरा देवी ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा कि हाँ मेरी लाडो, तू ही जीतेगी। पाखी को लग रहा था कि जैसा वो चाहती है सब वैसा ही हो रहा है, इसलिए वो इठलाती हुई अपने कमरे में चली गई और विनीता मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि आखिर मेघा ने अपना काम बखूबी तरीके से कर दिया। अगले दिन पाखी स्कूल से फ्री होने के बाद मेघा के घर गई डांस प्रैक्टिस के लिए। सपना को भी बॉलीवुड डांस आता था, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। पाखी और सपना अपने डांस की प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे कि तभी वहाँ पर विनीता भी आ गई। विनीता को देखकर पाखी का मूड खराब हो गया और उसने तुरंत मेघा से कहा कि ये यहाँ क्यों आई है? तुझे पता था ना कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? यार तेरी माँ को भी कहाँ इतना अच्छे से डांस आता है, वो भी मेरी मम्मी की तरह थोड़ा बहुत करना जानती है, इसीलिए अब प्रैक्टिस की ज़रूरत तो तेरी मम्मी को भी है। और तेरे घर में तेरी दादी कैसी है?
ये तो तू बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए मैंने इनको भी यहीं बुला लिया। और फिर हम दोनों का डांस स्टाइल अलग है, इसीलिए हम दोनों को ही इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मुझे तो इस औरत से प्रॉब्लम है। सपना ने कहा कि पाखी बेटा, हम दोनों अपने डांस पर फोकस करते हैं और क्या पता हम दोनों की डांस प्रैक्टिस देखकर तुम्हारी माँ घबरा जाए और अपना नाम वापस ले ले। अपनी माँ की जिस बात से इंसल्ट हो वो हर बात पाखी के लिए बहुत मज़ेदार होती थी। इसीलिए पाखी ने सपना की बात मान ली और साथ में डांस प्रैक्टिस के लिए मान गई। विनीता ने मेघा को तो हर डांस मूव इशारों ही इशारों में बहुत अच्छे से सिखा दिया था और खुद पाखी के सामने ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी जैसे उसे बिल्कुल भी डांस नहीं आ रहा हो। ये देखकर अब पाखी को डांस प्रैक्टिस करने में मज़ा आने लगा और वो अब रोज रोज ही डांस की प्रैक्टिस करने के लिए मान गई। प्रैक्टिस करते करते 20 दिन बीत गए और अब विनीता और मेघा के डांस के हर मूव पाखी से भी बनने लगे थे। डांस करने के लिए चारों रेडी थे। स्कूल में भी होने वाले प्रोग्राम की अब तैयारी शुरू हो गई थी। अब अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। पाखी ने तो अब अपने डांस की प्रैक्टिस घर पर भी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो हर हालत में अपनी माँ को हराना चाहती थी। इसीलिए वो अपने स्कूल के इस प्रोग्राम में जीतना चाहती थी। पाखी के डांस प्रैक्टिस को देखकर अनिकेत ने पाखी से पूछा कि वो ये डांस प्रैक्टिस क्यों कर रही है। इस साल उसने भी अपने स्कूल के होने वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और इस बार पापा आपको भी इस प्रोग्राम में आना है। पाखी जब भी अनिकेत से अपने स्कूल की मीटिंग या फंक्शन में आने के लिए कहती, अनिकेत हर बार हाँ कर आता नहीं था और जब पाखी इस बात पर उससे नाराज होती तो वो कुछ गिफ्ट्स और खिलौने देकर पाखी को मना ही लेता था। लेकिन आज पाखी ने जिद पकड़ ली थी कि अपने पापा से आने का प्रॉमिस लेकर ही मानेगी वो। अब पाखी की जिद देखकर अनिकेत ने भी आने का प्रॉमिस कर दिया था। दिन बीते और प्रोग्राम वाला दिन भी आ गया। पाखी अपनी माँ से जीतने की कोशिश में लगी थी और विनीता अपनी बेटी का प्यार जीतने की कोशिश में। सभी स्कूल में पहुंच चुके थे और होने वाले प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए थे। पाखी को आज अपने पापा का बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि वो अपना प्रॉमिस निभाने जरूर आएंगे और आज वो अपने पापा के सामने अपनी माँ को हराकर खुद को सही साबित करना चाहती थी। विनीता पाखी की बेचैनी को अच्छे से समझ रही थी कि वो भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि आज अनिकेत उससे किया हुआ वादा ना तोड़े और आज के इस प्रोग्राम में थोड़ी ही देर के लिए पर आ जाए। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो गया और धीरे धीरे सभी बच्चों के डांस का नंबर भी आने लगा। पाखी अभी भी अपने पापा के इंतजार में थी और बार बार अंदर बाहर लगी हुई थी। सपना और मेघा भी वक्त पर स्कूल पहुंच गए थे और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लगभग आधे से भी ज़्यादा बच्चों के प्रोग्राम हो चुके थे और अब 2 बच्चों के बाद पाखी और सपना की बारी आने वाली थी। पाखी ने अभी भी अपने पापा के आने की उम्मीद को नहीं छोड़ा था। अनिकेत का तो पता नहीं था, पर समर जरूर अपनी माँ का प्रोग्राम देखने आया था, क्योंकि वो अपनी माँ को समझना चाहता था और उनके अंदर की खूबी को भी। विनीता को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसका बेटा उससे कोई वादा तो नहीं किया था, पर वो आया जरूर और एक पिता ने वादा करके भी अपनी बच्ची की खुशी के लिए नहीं आ सका। पाखी कुर्सी पर उदास बैठी हुई थी कि तभी मेघा के जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मेघा के रोने की आवाज़ सुनकर पाखी और विनीता घबरा कर भागे तो देखा कि मेघा की माँ नीचे गिरी हुई पड़ी थी और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। ये देखकर पाखी और विनीता दोनों ही बहुत घबरा गए और तुरंत ही वहाँ के स्टाफ को बुलाया।
मेघा भी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा गई। वहाँ का स्टाफ तुरंत सपना को अपने साथ अस्पताल के लिए ले जा रहा था। मेघा भी अपनी माँ के साथ जाने की जिद करने लगी। तभी सपना ने मेघा का हाथ पकड़कर उससे कहा कि बेटा, इस दिन के लिए तुमने बहुत इंतजार किया है और तुम्हारा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना एक सपना रहा है और आज तुमको ये मौका मिला है कि तुम अपने सपने को पूरा कर सको। और मैंने तुम्हारी दिन रात की मेहनत को देखा है, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी और बिना मेरी चिंता किए अपना 100% दोगी। मेघा अपनी माँ की बात सुनकर बहुत भावुक हो गई और उसने रोते रोते अपनी माँ को वादा किया। और फिर सपना ने विनीता को अपनी बच्ची का हाथ देते हुए कहा कि विनीता जी, मैं अपनी बच्ची आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, आप इसका ध्यान रखिएगा। आप जाइए और अपने हाथ का इलाज करवाइए। मेघा की चिंता बिल्कुल मत करिए। मेघा मेरी बेटी पाकी के समान ही है। मुझे माफ़ करना बेटा, मेरी वजह से तुम आज अपना डांस नहीं कर पाओगी। मुझे माफ़ करना बेटा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज अगर मेरी बेटी हार भी जाए तो भी मुझे इस बात का इतना दुख नहीं होगा जितना कि इस बात का आज मेरी वजह से तुम अपनी जीत से दूर हो गई। हो सके तो पाकी बेटा, मुझे माफ़ करना। और फिर सपना वहाँ से अस्पताल अपने ट्रीटमेंट के लिए चली गई। पाकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो वैसे भी उसका आधा मूड खराब था उसके पापा के ना आने की वजह से, और अब मेघा की मम्मी के साथ जो हुआ उसके बाद तो पाकी पूरी तरह से हताश हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। पाकी को ऐसा रोते देखकर विनीता की भी आंखें नम हो गई और वो भी बहुत दुखी हो गई। अब विनीता का भी मन डांस में नहीं लग रहा था। वहाँ के स्टाफ ने आकर पाखी से कहा कि अब तुम्हारा नाम हम इस लिस्ट से काट रहे हैं क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी पार्टनर नहीं है और बिना पार्टनर के तो तुम इस प्रोग्राम में हिस्सा भी नहीं ले सकती हो। ये सुनकर पाखी और भी ज़्यादा दुखी हो गई और रोने लगी। पाखी को ऐसे रोता देखकर विनीता से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए और विनीता ने उस स्टाफ वाले से कहा कि अरे बच्ची है, उसे जाने दीजिए ना, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत टैलेंटेड है वो, उसे एक मौका दीजिए ना। उस स्टाफ वाले ने बहुत ही सख्त लहजे से कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, ये रूल के खिलाफ है। विनीता ने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा कि अरे उसकी पार्टनर थी पर वो जख्मी हो गई है जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल भेजा गया है। अब इसमें मेरी बच्ची की क्या गलती है, उसे एक मौका दीजिए ना। अरे बच्ची है वो, आज अगर आप इसे एक मौका देंगे तो आपके हिस्से में एक अच्छा काम जुड़ जाएगा, पर अगर मेरी बेटी ने आज डांस नहीं किया तो वो जीवन भर इसके लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। इसीलिए एक माँ की तकलीफ समझिए, एक बार उसे मौका दे दीजिए। विनीता के ऐसे बार बार विनती करने के बाद भी स्टाफ वाले ने साफ इनकार कर दिया। ये देखकर पाखी को और भी बुरा लग रहा था कि अब वो इस प्रोग्राम में अपना परफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी। वो अलग बात थी कि पाखी को अपने परफॉर्मेशन से ज़्यादा इस बात का दुख था कि वो अब अपनी माँ को हरा नहीं पाएगी और उसकी माँ के सामने उसके इंसल्ट हो जाएगी। जबकि इसके विपरीत विनीता अपनी बच्ची के दुखी मन को देखकर परेशान हुए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बेटी के लिए क्या करे। अचानक ही विनीता के कानों में पाखी का नाम अनाउंस होता हुआ सुनाई पड़ा। वो स्टाफ वाला इशारे से पाखी का नाम अनाउंस ना करने के लिए बोल रहा था, पर नाम अनाउंस करने वाले को बहुत शोर होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पाखी के नाम को बार बार रिपीट कर रही थी। पाखी को ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा था और वो बस रोए जा रही थी।
विनीता से अब पाखी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने पाखी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर स्टेज पर खड़ा कर दिया और खुद वहां से दूर खड़ी हो गई। पाखी एकदम से खुद को स्टेज पे देखकर बहुत घबरा गई और वो इधर उधर देखने लगी। एक तो पाखी का नाम अनाउंस होने के बाद पाखी लेट स्टेज पर आई और अकेले आई, इसीलिए सबने पाखी को बार बार डांस के लिए बोलना शुरू कर दिया। पाखी भले ही अपनी माँ के सामने बहुत अकड़ दिखाती थी, पर वो बाहर किसी से भी इतनी अकड़ नहीं दिखा पाती थी, और इसीलिए अब उसने इतने सारे लोगों को एक साथ देखा तो वो बहुत घबरा गई और उसे डांस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और डांस न करने का इशारा किया और वो रोने लगी। क्या पाखी डांस करेगी? कौन जीतेगा डांस कंपटीशन में? क्या पाखी को विनीता की अहमियत समझ आएगी? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।